Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज हमारा क्वेश्चन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेरी ऑर्चर्ड से लिया गया है और चेरी ऑर्चर्ड की वो टेक्निक के बारे में सवाल है जिसके बारे में सवाल है इस राइटर का इंपॉर्टेंट आता है। आप जानते हैं हर एक राइटर की अपनी एक खसूसियत होती है। अगर हम हेडा को देखते हैं तो वो फेमिनिज्म पे बात करते हैं, अगर हम सैम्यूल बेकर का वेटिंग फॉर गॉडो देखते हैं तो वो अब्सर्डिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने अपने पॉइंट्स रखते हैं। अब हम इन राइटर को देखने वाले हैं एंटन चेखव को, और एंटन चेखव की टेक्निक जो है द चेरी ऑर्चर्ड में वो है इनडायरेक्ट एक्शन, स्टेज ऑफ एक्शन। मेजर टेक्निक्स की तरफ बात कर लेते हैं। आज ये हमें जो मेजर टेक्निक्स दिखा रहे हैं हमारे राइटर वो देखने के काबिल हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी इंग्लिश कुछ स्किप कर दूं, कुछ आपको दे दूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द टाइम में क्वेश्चन फिनिश हो जाए। अब ये बताता है हमें जनाब मेजर उसकी टेक्निक्स बताएं, उसके वो तरीकाकार बताएं एम्प्लॉयड बाय चेखव, जो चेखव ने इस्तेमाल किए हैं अपने स्पेशल इस ड्रामे में चेरी ऑर्चर्ड में। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात करनी है क्योंकि आपका ड्रामा चेरी ऑर्चर्ड ही है और आपने इसी के मुताबिक रहना है और सवाल भी आपको इसके मुताबिक हमेशा यूनिवर्सिटी देगी। चेखव इज वन ऑफ द रशियन इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर, रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स है और बहुत अजीम प्ले राइटर भी है और इसके साथ मॉडर्न टाइम का प्ले राइटर है। तो 20th सेंचुरी इसका भी वक्त बन गया हमारे सामने। इवन ये 1904 में वफात पा जाते हैं और 1904 में ही ये ड्रामा लिखा गया है और 1904 में ही हमारे सैम्यूल बार्ले बेकर की पैदाइश होती है। एक दुनिया से चला गया और दूसरा दुनिया में आ गया। याद रखिएगा चेखव की डेट ऑफ बर्थ है और उसकी डेट ऑफ डेथ है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है सैम्यूल बेकेट बार्ले की। ही एंजॉयज इज हाईली रेपुटेशन, बड़ी अच्छी उन्होंने रेपुटेशन बना ली थी अपनी शॉर्ट स्टोरीज की वजह से और ड्रामास की वजह से। उनके काम को अक्सर कंबाइन एलिमेंट के तौर पर पेश किया जाता है कि यानी मजमुआ उनसर है जिसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों पाए जाते हैं। कोई शक नहीं है कि उनका काम सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ रशिया पर नोट करता है। इसको निकाल के बाहर रखें, ये सोशियो पॉलिटिकल जो है ना कंडीशंस हमें रशिया के बताते हैं और देयर यूनिवर्सल अपील, और उनका बहुत ज्यादा जो है मुतासिर करने वाला लाइज इन चेखव से, और चेखव के काम में हमें बहुत ज्यादा मुतासिर करने वाली ये टेक्निक मिल जाती है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी सलाहियत है टू एक्सपोज कि वो एक्सपोज कर देता है। जो यूनिवर्सल अपील लाइज करती है चेखव के काम में वो क्या है जो कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों की वजह से आ जाती है, और वो ये है कि एक्सपोज ह्यूमन नेचर, इंसान की नेचर को एक्सपोज कर देता है, हमारे सामने आश्कार कर देता है विद द टच ऑफ ग्रेस एंड डेक्सलेरिटी। अब ये डेक्सलेरिटी को जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा महारत, स्किलफुली, बड़ी शान और बड़ी महारत के साथ हमें इंसान की नेचर दिखाता है। लाइबोफ की नेचर दिखाई इसने हमें, अपने भाई गेव की नेचर दिखाई, बेटी आनिया और वारिया की नेचर दिखाई, सबकी नेचर्स दिखाई ना। अगर इस ड्रामे में जाएंगे तो हमें इवन के फर्स्ट की भी नेचर पता चल जाती है, दुनिया शाह की भी हमें पता चल जाती है किस फितरत की खातून है, मेड कैसी है वो इनकी। ट्रेडिशनली रवायती तौर पर समझा जाता था कि ड्रामे में ह्यूमर और ट्रेजेडी हैव बीन केप्ट अपार्ट, उनको अलग रखा जाएगा किसी भी ड्रामेटिस्टिक वर्क के अंदर। आल्दो चेखव ने क्या किया, सर्टनली नॉट द फर्स्ट प्ले राइटर, वो यकीनन ये पहला आदमी नहीं था जिसने ट्रेजेडी और ह्यूमर को आपस में मिक्स किया। इससे पहले मिस्टर शेक्सपियर ये काम कर चुके थे। अब फिस्ट मिक्स कर दिया उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमिक एलिमेंट्स को ऑन द स्टेज के ऊपर। अब लेकिन इसने क्या किया, मिस्टर चेखव ने क्या किया है, इसने डेवलप किया है, तरक्की दी है इसी रुझान को, और उसने तैयार किया है एक ड्रामा जो कि डिफाइज करता है क्लासिफिकेशन, वो इनकार कर देता है। एक ड्रामा उसने बनाया जो इनकार कर देता है क्लासिफिकेशन को कि जनाब दर्जा बंदी के मैं हक में नहीं हूं। दर्जा बंदी किसकी? दर्जा बंदी ट्रेजेडी की और ह्यूमर की। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट ट्रेजेडी एंड ह्यूमर कुड बी अ पार्ट, इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। नहीं जी नहीं, वो कहता है दोनों इकट्ठे भी काम कर सकते हैं। अब ये जो वर्क्स होते हैं ना, सच एज द चेरी ऑर्चर्ड, अगर चेरी ऑर्चर्ड जैसा ही काम देख लें, विच कैन नॉट बी सब्जेक्टेड, अगर हम उसको देख सकते हैं कि वो मौजू नहीं है या वो महकूम नहीं है, सब्जेक्टेड हमारे मुस्लिम मफहूम में आ जाता है कि यानी वो ताबिया नहीं है, महकूम नहीं है किसका, टू द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स, वो रिवायती मियारों के ताबिया नहीं है चेरी ऑर्चर्ड जैसा काम कि वो क्लासिफिकेशन करे और क्लासिफिकेशन करके मैं बताए क्रिएटेड अ न्यू लिटरेरी ट्रेडिशन, उसने तो नया ही लिटरेरी रिवायत बना डाली है। जल्दी जल्दी करना चाह रही हूँ इसलिए इंग्लिश स्किप करती जा रही हूँ, उम्मीद है आपको जल्दी समझ आ जाएगा। चेखव ने चेंज कर दिया थ्योरेटिकल वर्ड ऑफ विद हिज प्लेस, उसने अपने प्लेस के अंदर अपने नजरियाती
अल्फाज के जरिए, नजराती अल्फाज भी बदल डाले उसने, वो जाविया ही बदल दिया जो ट्रेडिशनल ड्रामों के साथ होता था। अपार्ट ट्रेजेडी फ्रॉम द ह्यूमर ही चेंज दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आगे उसने क्या, ही वाज ऑफन डिसअपॉइंटेड, लेकिन अक्सर वो बड़ा नाउम्मीद सा रहता था कि उसके ड्रामास को अक्सर जब वो परफॉर्म किए जाते थे उनको ट्रेजेडी के तौर पे परफॉर्म किया जाता था, और ये वो मायूसी में मुब्तला हो जाता था कि मेरे ड्रामाज ट्रेजेडीज नहीं है। अगरचा उसका हर काम जो है ना हैड अ सोड एलिमेंट्स इन इट, इसको निकाल के रखें। हैड अ सोड एलिमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये बताते हैं कि किसी अबाही इलाके के बारे में बात बताना। सोड एलिमेंट्स रशिया की, तो रशिया के बारे में बात बताएगा, किसी और इलाके पे गया तो उसी इलाके के बारे में बात बताएगा। उसने अपने ड्रामों के अंदर बड़े अबाही किस्म के अनासर पेश किए हैं, सोड यानी अबाही इलाकों की बातें की है। अब वो यकीन रखता था कि अब चेखव बजाते खुद इस बात पे यकीन रखता था कि द डार्क साइड ऑफ हिज प्लेस, के उसके ड्रामों का जो भी ट्रेजेडी वाला हिस्सा है, जो भी संजीदा किस्म का हिस्सा है, शुड इन नो वे, उसमें कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए अंडरटेक जो कि कमी कर दे द इमेंसली फनी कॉमिक एलिमेंट्स, जो शदीद आने वाले मजाकिया एलिमेंट्स की कमी कर दे। उसने कहा कि मैंने संजीदा हिस्सों में भी ऐसा नहीं रखा कि मेरे जो कॉमिक एलिमेंट्स हैं उसको डिनाई कर देंगे, यानी संजीदगी में भी वो हंसी का अंसर डाल देता। तो वो कहता मेरे ड्रामे जो ट्रेजेडी कैसे हो सकते हैं। याद है कि आन्या रोती रोती बताती है वारिया को एक्टिवा में कि मामा को वहां आदमियों ने घेर रखा था, वहां पर बड़ा शोर शराबा मचा हुआ था। तो उसके साथ ही वो जल्दी से बात चेंज कर लेती है कि परिंदों की आवाज आ रही है, टाइम क्या होगा। वो बात वारिया चेंज करती है, रोती पीटती है कि लोफा की अभी तक मेरा हाथ नहीं मान रहा। फिर वो फटाफट चेंज करके कहती है भाई तुम्हारी पिन कितनी प्यारी है, इस पे तो बी बनी हुई है। यानी फटाफट वो इमेंस फनी कॉमिक एलिमेंट्स को ले आता था, क्यों, उनकी डार्क साइड को रिड्यूस करने के लिए, अंडरकट करने के लिए, कमी लाने के लिए। अब ये जो कंफ्यूजन रही है, ये जो मसला रहा है ऑफ द कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स के दौरान इन वन प्ले, एक ही ड्रामे में, इज वन ऑफ द चेखव से इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। ये तो उसका बड़ा जबरदस्त ताउन है, उसका काम है कि उसने इन दोनों चीजों को यानी कॉमिक और ट्रेजेडी को मिला दिया है। नॉट ओनली इन टू द थिएटर, ना सिर्फ उसने थिएटर पे ये सारा कुछ हमें करके दिखाया, बल्कि उसने लिटरेचर के अंदर भी ये सारा कुछ डाल के हमें दिखाया। इनडायरेक्ट टेक्निक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, उसकी इसको गौर से समझ लेते हैं। ये चेखव की वो टेक्निक है जो कि इसके लिए वो बड़ा मशहूर समझा जाता था कि भाई इनडायरेक्ट है ना एक्शन, वो चेखव से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। इट इन्वॉल्व्स एक्शन इंपॉर्टेंट, ये एक्शन के जो अंदर इंपॉर्टेंट एक्शन होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है ड्रामे की प्लॉट के साथ। ऑकरिंग ऑफ स्टेज, जो कि वाकया होते हैं स्टेज के बाहर। ऑफ स्टेज इज द सेकंड वर्जन फॉर इनडायरेक्ट एक्शन। ऑफ स्टेज और इनडायरेक्ट एक्शन आप इकट्ठा करेंगे। और नॉट ऑन द स्टेज, ये स्टेज पे नहीं होते हैं, जो स्टेज पे नहीं होते हैं वो ऑफ स्टेज एक्शन कहलाते हैं। जो ऑन स्टेज नहीं होते हैं वो ऑफ स्टेज एक्शन कहलाते हैं। और जो एक्शन का रिएक्शन देते हैं, एक्शन आउटसाइड हो गया, रिएक्शन ऑन द स्टेज हो गया, यानी ये हमें सारा बताना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ सीइंग सच एक्शंस हैपन, इसके अलावा, इसकी बजाय कि हम ये एक्शंस को अपनी आंखों के सामने होता देखे थे, द ऑडियंस लर्स, ऑडियंस को पता चल जाता है अबाउट इट, कि वो देखते हैं बाय वाचिंग कैरेक्टर्स रिएक्ट टू इट। ये वही बात आ गई एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन इज नॉट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन रिएक्शन जो है ना कैरेक्टर्स हमारे सामने कर रहे हैं, और ऑडियंस फिर अंदाजा लगा रही है इनका कि ओहो ये इनका रिएक्ट हुआ है, एक्शन तो पहले हो चुका है। आगे इसके बारे में बताना चाहती है जो कि ऑन द स्टेज पर हुआ है। लोफाकिन की स्पीच अगर हम देख लेते हैं ना, एट द एंड एक्ट 3 में लोफाकिन की स्पीच आती है, जब वो ले लेता है, वो खरीद लेता है चेरी ऑर्चर्ड, उसके बाद में वो बड़ी लंबी स्पीच करता है। किसके बारे में करता है? रिकाउंटिंग, वो हिसाब लगाता है द सेल ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड। वो पूरा हमें हिसाब किताब करके बताता है कि सेल में कैसे हुआ, कहाँ आया, कहाँ बैठे, कौन गया, कौन आया। ये हमने देखा नहीं है, लेकिन ये हमें कैरेक्टर के रिएक्शन से दिखाया जा रहा है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इनडायरेक्ट एक्शन की इस ड्रामे के अंदर। इसके अलावा भी काफी एक्शंस हैं जो ऐसे हो रहे हैं। इसके अलावा ऑडियंस जो है वो डज नॉट सी द सेल, हमने तो सेल नहीं देखी कहाँ हुई, एंटायर प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द अनसीन एक्शन। अनसीन एक्शंस को निकाल के रखे, पूरे ड्रामे जो है वो अनसीन एक्शंस के गिर्द ही घूमता है। एक और अनसीन एक्शन देख लेते हैं, ऑफ स्टेज एक्शन। जब आनियाज क्रिटिसिज्म करती है अपनी माँ के ऊपर कि वो बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग कर रही है, पैसा लगा रही है, फ्रांस के अंदर उसने बड़ा पैसा लगा दिया, और वो भी चेरी ऑर्चर्ड का एक ऐसी ही एग्जाम्पल है जो कि इनडायरेक्ट एक्शन की एग्जाम्पल है, अनसीन एग्जाम्पल है। ये करती है ना, उस वारिया को बताती है कि माँ ने वहां पर इतना पैसा लगा दिया, माँ ने वहां हर चीज बेच दी, हर काम जो है वो हमारे हक में नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां माँ ने कर्जे बहुत ले लिए, हमने नहीं देखे वो
कितने आदमियों में खड़ी थी, कितने आदमी उसके पास थे, इसने कहा वहां में गई, इतने आदमी थे, स्मोकिंग की इतनी स्मेल आ रही थी, यानी ये सारा इनडायरेक्ट एक्शन था। आनी है कि रिएक्शन से हमें अंदाजा हो गया कि एक्शन कैसा था। अब एक्शन डिस्क्राइब करता है इन द स्पीच हैज नॉट टेकन ऑन द स्टेज। अब ये सारे के सारे काम जो है वो स्टेज पर तो नहीं हुए हैं, इसीलिए इनको इनडायरेक्ट एक्शन कहा जाता है। प्ले देखते हैं तो वो सारा रिवॉल्व करता है करेक्टर के इन्हीं रिएक्शन के ऊपर, करेक्टर्स के रिएक्शंस ऑन द स्टेज, लेकिन किसके ऊपर? ऑफ स्टेज एक्शन के ऊपर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्शन ऑन द स्टेज बट रिएक्शन ऑन दोज एक्शन व्हिच डजंट हैपन ऑन द स्टेज। आयरनी पे आ जाए, आयरनी बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी एक टाइप है, और आयरनी में हमें बता देते हैं जनाब के जो जी सोचते हैं वैसा होता नहीं। आयरनी अपीयर्स इन मेनी इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे बड़ी जगह पे आयरनी आती है ड्रामे के अंदर, और जब व्हेन इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्योरली कॉमिक इफेक्ट्स, जब ज्यादा फायदा नहीं होता किसी भी मजाकिया तासुर को देने के लिए, तो वहां आयरनी भी अपीयर हो जाती है। और ये टाइटली बाउंड कर देती है थीम ऑफ ब्लाइंडनेस के साथ। हम जब कॉमिक एक्ट्स देखते हैं ना, तो हम देखते हैं अपनी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ब्लाइंडनेस कर रहे हैं, इग्नोरेंस कर रहे हैं, अंधेपन का एहसास दिला रहे हैं, देखते हुए भी कह रहे हैं हमें नहीं कुछ नजर आ रहा। दूसरे हाथ से देख लेते हैं, क्योंकि लाइबोफ जानती थी इसकी स्टेज बिक जानी है, फिर भी अंधेपन का मुजाहिरा करती है। इवन के लोफक इनको पता भी नहीं होता कि मैंने स्टेज ये सारी खरीद लेनी है, वो तो इनको पैसे उधार देने को तैयार है कि भाई ले लो मुझसे पैसे और खरीदो, पैसे लो और कुछ और बनाओ, डैशास बनाओ, छोटे छोटे वो बनाओ। उसको तो पता नहीं था, ये आयरनी थी उसकी, उसने स्टेट खुद ही खरीद ली, उसको नहीं पता था कि मैं आयरनी खरीद लूंगी। इनको उम्मीद थी कि हमारी आंटी मासी कोई हमें उधार दे देगी तो हमारी स्टेट बच जाएगी, ये भी इनकी आयरनी थी। वो स्टेज पे वो चीजें सोच रहे थे जो कि स्टेज पे वो चीजें हुई ही नहीं है, अंधे थे अपने अपने सखाई के बारे में। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं जो करेक्टर की पोजीशंस थी वो खुद आयरोनिक है। फॉर एग्जांपल द ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस ऑफ लोफाकिन, लोफाकिन के ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस देख लें जनाब। सर्फ पैदा हुआ था, सर्फ तो नहीं रहा, तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बिजनेसमैन को पता भी नहीं था कि जिस स्टेट के में गुलाम रहा है उसी स्टेट का वो कल खरीद लेगा। सारे ऑपोजिट हालात है। फिर इसको देख ले, फिर हालांकि आजाद हो चुका है लेकिन वो अपने ऑपोजिट सिचुएशन पे बैठा हुआ है, उनके गुलाम बन के बैठा है। दुनिया शाला की एक मेड है लेकिन वो चाहती है कि मेम बन जाए। इन सबके पॉइंट से देख ले तो आयरनी उस सिस्टम में मौजूद है, निजाम में मौजूद है। टॉक अबाउट, वो बातें करती है, प्रेज द सिस्टम ऑफ द इकोनॉमिक मोबिलिटी, वो बातें भी करते हैं और तारीफें भी करते हैं उस निजाम की जो उनके माशी मोबिलिटी को शो करता था, उनके माशी मुतहर्रक होने को शो करता था। मोबिलिटी को अगर देखते हैं तो मोबिलिटी में बता देती है हरकत, नकलो हरकत, इधर से उधर पैसे का ट्रांसफर होना, इधर से उधर बंदों का ट्रांसफर होना, इधर से उधर किसी भी चीज का जानना, वो मोबिलिटी कहलाता है। अभी तक देखते हैं स्टिल दे कैन नॉट सी द कॉन्ट्रोडिक्शन इन द सिचुएशंस, लेकिन अभी भी वो हालात में वो तसाद नहीं देख पाते जो उनके इर्द गिर्द हैं। लेकिन अगर प्ले को हम देखते हैं, प्ले इलेक्ट्स आयरोनिक मूवमेंट्स, प्ले में बहुत से ऐसे आयरोनिक मूवमेंट्स, ऐसे तंजिया और ऑपोजिट लम्हात को चुना गया है, वेयर द पावर इज इन अ गिवन सीन कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट इमेजेस। जहां पर वो पावर आ जाती है, जो सीन हमारे सामने आता है उसका मुआजना किया जाता है, उसका मजमुआ बनाया जाता है दो डिफरेंट इमेजेस के साथ। हमारे सामने जो सीन दिखाया गया है उसका हमें ऑपोजिट इमेज भी दिखाया गया है, उस वर्जन के साथ हमें ये सीन मिलते हैं। जैसे आप मिसाल देख लें, एक्ट 2 में अगर यूनिवर्सिटी से कंप्लेन कर रही होती है, वो कंप्लेन्स करती है, शिकायत करती है बड़ी ऊंची आवाज में कि हाय किस तरह मैं अपने पैसे पे कंट्रोल करूं, मैं किस तरह अपने आप पे काबू पाए। उसी दौरान उसका जो उसी लम्हे में, उसी ब्रीथ में वो याशा को अलाउ कर देती है कि ये जो जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना कि अनट्रस्ट वर्दी होता है, जिसपे कभी यकीन ही नहीं किया जा सकता होता, उस शख्स को कहती है कि टू पिक अप द स्पिल्ड पर्स, मेरा ये गिरा हुआ पर्स उठाओ। असल में बैठी होती है, बैठी बैठी बातें कर रही होती है कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मेरे पास तो एक आना भी नहीं, मेरे पास चवन्नी भी नहीं, हाय मैंने पैसे बड़े खर्च किया। पर्स हाथ से गिर जाता है, पर्स में से कोई सोने का सिक्का बाहर आ जाता है, याशा को कहती है फटाफट उठा, और साथ ही सोचने लग जाती है हाय एक पार्टी रखते हैं घर में, अच्छा सा खाना खाते हैं, ये बैंड वालों को बुलाते हैं। ये सारी इनकी आयरनिकल सिचुएशन है। वैसे रो पिट रही है, पता है उस अपने हालात का, लेकिन अंधे है ना, अपने ब्लाइंडनेस शो कर रहे हैं। और याशा को कहती है, याशा जो आधे पैसे उठाए आधे पैसे जेब में डाले, हमें क्या पता, याशा कोई और पैसे पाँव के नीचे दबा ले तो फिर हमें क्या पता, वो तो एक ट्रस्ट वाला शख्स ही नहीं है, उसको कह रही है उठा, खुद झुक के उठाने को आ रही। अब अगर हकीकत देखते हैं कि वो एबल है, वो इस एबल है टू टॉक अबाउट हर वीकनेस, अपनी अपनी कमजोरियों के बारे में बात कर रही है, एंड निग्लेक्ट और नजरअंदाज कर देती है द सेफ्टी ऑफ हर मनी, के कैसे अपने पैसे को बचाए महफूज करें। इन द सेम ब्रीथ इंडिकेट, सो इसी लम्हे हमें ये इशारा मिल जाता है दैट शी इज ब्लाइंड ऑफ हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, भाई अंधी है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के मामले में, बेखबर है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। सिंबलिज्म की तरफ चले जाते हैं, एक और बड़ा टूल
टूल है, एक और बड़ा हथियार है इसके हाथ में। किसके हाथ में? हमारे प्ले राइटर के हाथ में। चेरी ऑर्चर्ड में उसने बहुत ज्यादा सिंबोलिज्म इस्तेमाल किए हैं और उनकी थीमेटिकल क्लैरिफिकेशन भी हमें करके बताई है, यानी उसकी दर्जाबंदी भी बड़े नजरियाती अंदाज में करके बताई है। सबसे पहले देख लेते हैं वॉरियर्स की जो वेस्ट पे कीज लगी हुई हैं, वो भी सिंबोलाइज कर रही है कि उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है और उसकी पावर कितनी है। कीज जिसके पास होंगी, ठकुरैनों के पास कीज होती है, भी ठकुरैनों के पास राज होता है, अमली होती है और उनके पास ताकत होती है। चेरी ऑर्चर्ड बजाते खुद एक सिंबल है, और किसका सिंबल है? पुरानी सोशल नॉर्म्स का सिंबल बन जाता है। अगर एरिस्टोक्रेटिक होम देख लीजिए, जो इनकी नर्सरी थी, बड़ा शान शौकत वाला घर जो था, वो किसका सिंबल है? डिस्ट्रक्शन का। भाई वहीं पर इनकी तबाही होगी, पुरानी पुरानी चीजों को चिपकते फिर रहे हैं, पुरानी चीजें कहाँ बचती हैं। इंडिकेट्स करते हैं इमिनेंट चेंज, कि जल्द ही तुम्हारे पास, इमिनेंट होता है बहुत करीब आने वाली तब्दीली है। अब फिट्स को हिमसेल्फ देख लें, वो भी एक फिगर ऑफ टाइम है, वो तो पूरा वक्त का एक टाइम का एक सिंबल है। उसमें हमें पूरी कहानियां सुनाई है, कैसे पहले लोग चेरी को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या काम करते थे। आन्या जो है वो उम्मीद का एक सिंबल है, वो माँ को हमेशा उम्मीद ही देती रहती है कि मामा फिक्र ना करो, अच्छा हो जाएगा सब। चेखव को देखते हैं, आल्सो नॉन फॉर द एम्फसाइजेस ऑन डायलॉग्स, वो डायलॉग्स पे जोर देता है, बट डायलॉग्स को जान डालता है। और उसके डायलॉग्स जो होते हैं वो पिथी होते हैं, पिथी को कहले कॉन्साइज होते हैं, क्रिस्पी फ्रेश होते हैं और मीनिंगफुल और बड़े ही बामकसद होते हैं। बड़े उसके डायलॉग्स अगर आप अंदाजा करें, मुख्तसर होते हैं, कुरकुरे होते हैं और बामाइनिंग होते हैं। और ये आल जो है ना चीफ टूल्स होते हैं, बड़े बहुत बड़े हथियार होते हैं डिस्क्राइबिंग ऑफ स्टेज एक्शन के लिए। जिसको ये सारी चीजें आती हैं वही ऑफ स्टेज एक्शन बनाएंगे ना। देखिए डायलॉग्स पे तो डिपेंड करता है, डायलॉग्स ही तो हमारे सामने आ रही है, तो ऑफ स्टेज एक्शन तो हमारे सामने बाद में आता है डायलॉग्स के थ्रू। अब यही जो कॉन्सेप्ट था इनडायरेक्ट एक्शन का है, वो एक इनोवेशन है, वो एक इजाद है ऑन द पार्ट ऑफ द चेखव। चेखव ने ये काम इजाद किया है, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, हु हैज exerted that tremendous influence on the modern drama। और इसने क्या किया है? इसने फिर जद्दोजहद की है, इजाद ही नहीं किया, जद्दोजहद की। एक ट्रिमेंडियस इन्फ्लुएंस के बहुत ज्यादा जबरदस्त असर डाल दे मॉडर्न ड्रामा के ऊपर। अब मिस्टर ने जद्दोजहद करके असर डाला है हमारे मॉडर्न ड्रामा पे, तो हमारे मॉडर्न राइटर हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now। अल्लाह हाफिज।